रात की गहराइयों में जब एक पिता गहरी नींद में सो रहा था, तब 15 साल की बेटी अपने पिता के छाती के ऊपर बैठकर अपने पिता को थप्पड़ पर थप्पड़ मारी जा रही थी, बॉक्सिंग मारी जा रही थी। वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कहीं पापा नींद से ना जाग जाएं। कई थप्पड़ और बॉक्सिंग मारने के बाद जब पता लगा कि पापा नहीं जाग रहे, तब अपने पिता की बॉडी को ले जाकर वो बाथरूम में छोड़ देती है और उसके बाद सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह सुबह एक शख्स उस घर के अंदर दाखिल होता है। दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। लेकिन सुबह 8:30 बजे वो पेट्रोल लेने चली जाती है बगल के पेट्रोल पंप से। वहां से वो 2 से 3 लीटर पेट्रोल लेकर आती है। अपने बाप को जो कि बाथरूम में मौजूद था उस पर पेट्रोल छिड़कती है, उसे घसीटती है, उसे नोचती है और उसके बाद उसे जिंदा जला देती है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी घर की तस्वीर की बाथरूम की तस्वीरें हैं जहां पे जलने के बाद ये जो कालिक है आपको नजर आ रही होगी। आस पड़ोस के लोगों ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो मौका सीन पर पहुंचे। तब पता लगा कि हो सकता है जिस पिता की जलने से मौत हुई है वो शॉर्ट सर्किट से हुई है। लेकिन इस पूरे केस में, इस पूरे कड़ी में जब पुलिसिया तफ्तीश शुरू होती है तो पता लगता है कि एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता को मौत की घाट उतारने की एक परफेक्ट क्राइम करने का प्लान बनाया था। इस प्लान में एक और शख्स मौजूद था जो इस वक्त जेल से छूट चुका है क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन पहली बार जब पुलिस तफ्तीश करी थी तो कई ऐसे सबूत कोर्ट के सामने रखे गए और बताया गया कि जो नाबालिग लड़की है इसके शैतानी खोपड़ी में अपने पिता को मारने के लिए जो भी बातें और प्लानिंग बनाई गई थी उसमें उसी शख्स ने उसका साथ दिया था। लेकिन उस घर में क्यों कोई और मौजूद नहीं था? कहां थी उसकी मां, कहां थे उसके भाई? ये सारी चीजें इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर बताएंगे और बताएंगे कि कैसे एक नाबालिग लड़की आराम से अपने पिता को मौत की घाट उतारती है और पूरी दुनिया के सामने स्वांग रचती है, ढोंग रचती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, पापा से बहुत प्यार करती थी। लेकिन इस प्यार में उसने किस तरीके से खंजर भोंककर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की है, उसकी बानगी है कहानी, ये केस स्टडी। तो आज जिस केस स्टडी की बात हम डिकोडिंग क्राइम में कर रहे हैं वो कर्नाटका से सामने आया है। जगह है बेंगलुरु। यहाँ पर 18 अगस्त साल 2019 को रविवार का दिन था। सुबह के करीब 10:30 के बाद अचानक एक घर से धुआं उठने लगा और धुआं इतना ज़्यादा था कि लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही आग की लपटें तो जो थी वो धधकने लगी। आप अभी जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये वही घर है जो राजाजी नगर के क्षेत्र में पड़ता है। इसमें आप साफ तौर पर देखिए, हमने हाईलाइट भी कर रखा है। ये उस घर का बाथरूम है जो थोड़ा जला हुआ है। अब इसी बाथरूम में जो आग की लपटें हैं बहुत भयावह तरीके से बढ़ रही थी और आसपास में जो और लोग रहते हैं वो देख रहे थे कि इस घर में बहुत तेज़ आग लगी हुई है। लेकिन तभी कुछ नेबर्स जो हैं वो एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ें सुनते हैं। यानी करीब करीब 14-15 साल की एक बच्ची बहुत ही तेज़ रो रही है, चिल्ला रही है और बोल रही है, मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा को बचा लो। अब ये देखते ही जो पड़ोसी हैं वो अंदर जाते हैं, दरवाजे से घुसते हैं और देखते हैं कि 15 साल की लड़की यानी जो उस घर की बेटी थी वो रो रही है। बाथरूम के पास वो खड़ी हुई है, कभी अंदर जाती है कभी बाहर आती है, घबराई हुई है और उसके हाथ जो है ना वो जल गए हैं, मतलब उस पर जलने के निशान बने हुए हैं और आग से बहुत ज़्यादा उसका चेहरा लाल पड़ गया है। वो रोए जा रही हैं, आंखें लाल हो गई हैं और बहुत घबराई हुई है। ये देखते ही फ़ौरन पुलिस को कॉल किया जाता है, फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है। फायर ब्रिगेड की टीम मौका वारदात पर पहुंचती है। कड़ी मशक्क़त के बाद उस आग को बुझाया जाता है। आप यूँ समझिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फायर ब्रिगेड को इस बाथरूम में लगी आग को बुझाने के लिए। अब जो पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है वो जैसे ही बाथरूम के अंदर जब आग बुझती है, दाखिल होती है, तो वहाँ देखती है करीब करीब एक 45 से 50 साल के बीच का एक शख्स जो है वो उसकी लाश पड़ी हुई है, उसकी सांसें नहीं चल रही और वो जल भी गया है। अब इन्वेस्टिगेशन जब होती है क्योंकि जिसके घर गए थे वहाँ के बारे में पता लगाया जाता है तो पुलिस को पता लगता है कि ये जो शख्स हैं जिनकी मौत हुई है ये कपड़ा व्यापारी हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन करीब 20 सालों से आकर ये बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। इनकी पत्नी है, इनका एक छोटा बेटा है और एक बेटी है। और घर में जिस वक्त आग लगी सुबह के वक्त, उस वक्त सिर्फ बेटी ही मौजूद थी जो कि रो रही थी। अब पुलिस की जो टीम है वो उस बच्ची से पूछताछ करती है क्योंकि वो बहुत घबराई हुई होती है, वो बार बार बोलती है मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा को बचा लो। जब पुलिस की टीम जाती है उनके सामने भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है तो उसको एक कोने में बिठाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि बेटा आखिर हुआ क्या, ये आग कैसे लगी, क्या कुछ बता सकते हो?
अब जब लड़की पहली बार बताती है कि घर के बाथरूम में शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो पुलिस जो है पूरे क्राइम सीन को देखती है, उस जगह को देखती है, और पुलिस को भी पहली नज़र में यही लगता है कि हाँ, आग इसी वजह से लगी है। अब एक तरफ बच्ची रोए जा रही है, घर में कोई है नहीं, तो पुलिस बाकी और डिटेल निकालती है, तो पता लगता है कि दरअसल जो जय कुमार हैं, जिनकी डेथ हुई है, वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को तमिलनाडु छोड़ने गए थे। एक रोज़ पहले उन्हें स्टेशन तक छोड़कर आए। उनका कोई फैमिली फंक्शन था तमिलनाडु में, वहाँ पर जो उनकी पत्नी और बेटे गए थे, और बेटी और ये खुद जो जय कुमार हैं घर में ही रुके थे। इसीलिए ये एक दिन पहले ये गए थे रेलवे स्टेशन कार लेकर, वहाँ इन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़ा, फिर वापस घर आते हैं और अगले ही दिन सुबह सुबह आग लग जाती है। अब इस वक्त जब पुलिस पूरे घर में नज़र दौड़ा रही थी, हर कमरा देख रही थी, हर बाथरूम देख रही थी, तो उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वहाँ पर करीब एक 18-19 साल का लड़का भी मौजूद था। अब पुलिस की टीम जब उससे पूछती है कि ये लड़का कौन है, तब लड़की बताती है कि ये मेरा दोस्त है और पापा जल गए थे तो ये भी मदद कर रहा था उनकी आग बुझाने में। अब ऐसे में जब पुलिस दोनों को देखती है तो उनको दिखता है साफ तौर पर कि जो हाथ है ना वो लड़के के भी जले हुए हैं, जिससे साफ होता है कि दोनों आग बुझाने की कोशिश तो कर रहे थे, लड़की भी और वो लड़का भी। लेकिन पूरी कहानी जाननी थी, इसके लिए पुलिस की टीम उन लड़की से और अच्छे से डिटेल निकालती। वो रो रही थी, उसको समझा बुझाकर कुछ किसी तरीके से बस पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि कहानी सामने आ जाए कि आखिर हुआ क्या। तो लड़की बताती है कि जब जो मेरे पापा जी हैं, जब वो भाई और मम्मी को छोड़ कर आए और रात को आए और फिर खाना बना हुआ था तो मैंने उन्हें खाना खिलाया, और रात में उनको दूध पीने की आदत है इसलिए मैंने उन्हें दूध भी दिया था। वो सुबह अचानक उठे, नहाने के लिए बाथरूम गए होंगे, और अचानक बस मैंने ये देखा कि मेरी जब आँख खुली तो बाथरूम से धुआं आ रहा था, और फिर मैंने जैसे मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही आग लग गई। और आग इतनी ज़्यादा थी कि मैं जब तक अपने पापा के पास पहुँची, मैंने आग बुझाने की कोशिश की, तब तक आग की जो लपटें हैं पूरी तरफ फैल चुकी थी। यहाँ तक को पुलिस को जो कहानी है वो एक एक करके पूरी समझ आ गई थी, लेकिन लड़की की कहानी में उन्हें थोड़ा सा झोल ये लगा कि आखिर जब शॉर्ट सर्किट की बात हुई है तो बाथरूम में जिस तरीके की आग लगी थी, जितनी भयानक बताई जा रही है, वो घर में कहीं और क्यों नहीं फैली। पुलिस के दिमाग में ये पहला जो है सवाल कौंध रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो आग है वो सिर्फ बाथरूम तक सिमट कर कैसे रह गई। अगर नेबर्स बोल रहे हैं इतनी भयंकर आग थी, बच्ची बता रही इतनी भयंकर आग थी, शॉर्ट सर्किट हुआ है तो जो वायरिंग होती है वो पूरे घर में जा रही है, कहीं ना कहीं लगी होगी, तो वहाँ तक वो आग क्यों नहीं फैली, सिर्फ बाथरूम में सिमट कर क्यों रह गई, पहला। दूसरा ये कि सुबह करीब 10 बजे जो दोस्त है लड़की का वो उसके घर पर क्या कर रहा है। ये जो सारे सवाल थे ये पुलिस को समझ नहीं आ रहे थे कि इनका जवाब लेना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए पुलिस की टीम ने एक तय किया कि हम इस पूरे केस की डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसको एक हादसा नहीं मानेंगे, हम पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। और फिर मौका वारदात पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। जो शख्स हैं जिनकी डेथ हुई जय कुमार, उनकी जो लाश है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और फिर कहानी पूरी तरीके से टर्निंग पॉइंट लेती है जब फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट पेश करती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगती है। दरअसल जब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है तो उसमें ये तो पता लगता है कि आग लगी है, जो शरीर है जय कुमार का वो झुलस गया है, पूरी तरीके से जल गया है, लेकिन उस पर घाव भी मिलते हैं। उस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बनाते हैं डॉक्टर्स, वो बाकायदा रिपोर्ट देते हैं जिसमें लिखा होता है कि 17 जख्म के निशान हैं, 17 बार चाकू से या किसी नुकीली चीज़ से वार किया गया है, स्टैब किया गया है गले पर, हाथ पर, कमर पर, इस तरीके की पुलिस को रिपोर्ट मिलती है, पहली चीज़। दूसरी जो फॉरेंसिक टीम रिपोर्ट देती है उस रिपोर्ट में आता है कि घर पर जिस बेड पर यानी जिस बिस्तर पर जय कुमार सो रहे थे वहाँ पर खून के छींटे थे, दीवार पर खून के छींटे थे जिन्हें पोंछने की कोशिश की गई है। एक होता है ब्लड जो जाकर जम जाता है, और एक होता है जब ब्लड लगा हो उसको किसी ने ऐसे करके रगड़ के साफ किया हो तो वो फैल जाता है। तो फॉरेंसिक जो टीम है वो मेंशन करती है रिपोर्ट में कि इस तरीके से पोंछे गए हैं, ऐसे निशान हमें उस घर से मिले हैं। पुलिस का दिमाग पहले ही ठनका हुआ था कि एक शॉर्ट सर्किट की बात पे, दूसरा वो लड़का घर में क्यों आया था सुबह सुबह। दो सवाल उनके मन में थे, जब तक जो रिपोर्ट आ जाती है वो उनके दिमाग में और डाल देती हैं पुलिस के कि हो ना हो ये मर्डर है, इसकी प्लानिंग की गई है। अब पुलिस को सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना था आखिर वो लड़का है कौन जो उस दिन उस बच्ची के घर आया हुआ था, उस लड़की के घर आया हुआ था। तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उन्होंने पता लगता है कि दरअसल जो लड़का है उसका नाम हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके तहत उसका नाम हम आपको नहीं बता सकते, आपको आगे पता चलेगा। लेकिन उसके बारे में पता लगता है कि जो उसके पिताजी हैं वो एक प्राइवेट नौकरी करते हैं और कुछ रोज़ पहले ही उनको जॉब से निकाल दिया गया है और उनकी उस फर्म से कई सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया है।
तो फिलहाल उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इतने ज़्यादा रेगुलर ऐसे पैसे नहीं आ रहे हैं, पर किसी तरीके से वो अपना गुजारा चला रहे हैं। अब जो लड़की है वो 10th क्लास में पढ़ती है। पुलिस जब पूरी डिटेल निकालती है तो पता लगता है जय कुमार की जो बेटी हैं जो रो रही थी वो 10th क्लास में पढ़ती है और उनकी दोस्ती है अपने से 3 साल सीनियर है, यूं कहें बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जो लड़का, उसके साथ उनकी दोस्ती है। और ना सिर्फ दोस्ती है, जब पुलिस सारी कॉल डिटेल निकालती है, उन दोनों की भाव देखती है, उनकी बातचीत देखती है, तब पुलिस को पता लगता है कि जो लड़का है वो तो रिलेशनशिप में है उस लड़की के साथ। मतलब यहाँ पर अब तक जो एंगल दोस्ती का बना हुआ था, ये दिख रहा था कि दोनों के हाथ जले हुए हैं, दोनों ने जय कुमार को बचाने की कोशिश की है, वो कहानी अब पलटती नजर आती है। पुलिस को ये पता लगता है कि दोनों के बीच में संबंध है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब यहाँ पर पुलिस को एक चीज़ दिमाग में आती है कि हो ना हो लड़की और लड़के के बीच में अफेयर है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना हो इन दोनों ने मिलकर जय कुमार का कत्ल कर दिया हो, क्योंकि खून के छींटे मिले हैं और साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्टैबिंग की बात भी सामने आई है। अब ये सारी कहानी निकलने के बाद पुलिस को जब असली कहानी पता लगती है तो पुलिस की जितनी मेंबर्स थे, जो पुलिस की पूरी टीम थी, वो हक्की बक्की रह जाती है कि एक 15 साल की लड़की इतनी तगड़ी प्लानिंग कैसे कर सकती है और कैसे अपने ही पिता को मौत के घाट उतार सकती है। आप समझिए कि कैसे एक फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ने इस केस को सुलझाया, लेकिन आखिरकार जब ये जो केस है पूरा कोर्ट में पहुंचता है तो कैसे जो गुनहगार है या यूं कहें जो ये बच्चे हैं ये पुलिस को किस तरीके से बेवकूफ़ बना लेते हैं और कैसे कोर्ट भी जो है पूरी तरीके से न्याय नहीं कर पाता। देखिए, ये जो सारी चीज़ें आपने अभी सुनी, ये सुनी आपने एक 10वीं की में पढ़ने वाली लड़की किस तरीके से अपने बाप को जान से मारने के लिए बेताब थी, आतुर थी और सोच रही थी कि कैसे भी अपने पिता को इस रास्ते से हटाकर मैं अपने सच्ची मोहब्बत के पास जाकर उससे गले से लिपट जाऊं। ये जो लिपटना और झपटने वाली जो चीज़ें हैं कुछ इस तरीके से बेकाबू हुई कि उसने अपने बाप को ही जिंदा जला दिया। अब जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से आपको सुनने और समझने की ज़रूरत है। क्यों और कैसे? दरअसल ये जो लड़का है, इस लड़की को बाकायदा बरी किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। क्या होता है इस कहानी में? कहानी में जिस तरीके से लड़के की जो रिलेशन जो लड़की से पता लगता है, जो पिता हैं वो अक्सर नाराज रहते हैं, बेटी से कहते हैं कि तुम उस लड़के से बातचीत नहीं करोगी। अब क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, सबके हाथ में स्मार्ट वाले फ़ोन आ गए हैं, लड़की के हाथ में भी फ़ोन आ गया था, लड़की के हाथ में फ़ोन आया। आजकल कॉलिंग का तो पैसा लगता नहीं है, तो नेट के रिचार्ज के साथ जो कॉलिंग की जो चीज़ें मुफ्त मिल रही हैं, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से जो उससे 3 साल बड़ा है उससे लगातार बातचीत चल रही थी। अब ये चीज़ जब बाप को पता लगती है तो बाप गुस्सा हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें उस लड़के से बातचीत नहीं करनी है, तुम्हें उस लड़की से दूर रहना है, और लड़की से फ़ोन छीन लिया जाता है। फ़ोन छीनने के बाद लड़की क्या करती है? लड़की अपने सारा दुख दर्द जो घर में उसके साथ बीत रहा है अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। बॉयफ्रेंड क्या करता है? बॉयफ्रेंड उसे अच्छी सलाह देने के बजाय उसे ये समझाता है कि सुनो, हम दोनों बात करना बंद नहीं कर सकते, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक नया फ़ोन ला कर देता हूँ। ये बॉयफ्रेंड कह रहा है, वो बॉयफ्रेंड जिसकी खुद की बाप की नौकरी जा चुकी है, अपने बाप की नौकरी जाने के बावजूद अपनी गर्लफ्रेंड को एक नया फ़ोन ला कर देता है। फिर से दोनों में बातचीत शुरू होती है। अब जब बाप को पता लगता है कि मैंने तो उसका फ़ोन ले लिया है, ये अब भी किससे बात कर रही है, इसके हाथ में फ़ोन कैसे आया, उसके बाद उसका फ़ोन दोबारा से छीन लिया जाता है। अब यहाँ पे जो लड़की है उसे लग रहा है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से कैसे मिलूँ। फिर एक लड़की एक दिन झूठ बोलती है कि वो कहती है कि पापा मम्मी, मुझे अपने सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाना है। अब पापा को लगता है ठीक है, लड़की कम से कम यहाँ से बाहर निकलेगी तो उस लड़के के चुंगल से या चक्कर से तो बाहर तो आ जाएगी। इसके बाद लड़की ये तो कहती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ 2 से 3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, पिकनिक मनाने जा रही हूँ, कहीं घूमने जा रही हूँ। घर वाले हामी भर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? लड़की पहुंच जाती है मुंबई, किसके साथ? अपने बॉयफ्रेंड के साथ। सहेलियों से कोई आता मतलब कोई जान पहचान नहीं उसकी। उसके बाद मुंबई से वो अपने माताजी को कॉल कर कर कहती है कि मम्मी, मैं मुंबई आ गई हूँ, मुंबई में एक फ़ोटो शूट है, क्योंकि मुझे मॉडलिंग पसंद है इसलिए मैं मॉडलिंग की फ़ोटो शूट करवा रही हूँ। कई फ़ोटो शूट हो चुके हैं मेरे और कई लाइनअप में भी हैं, तो फिलहाल के लिए मैं 5 दिनों के लिए मुंबई में हूँ। अब मम्मी को लगता है कि ठीक है, जो बेटी है सहेलियों के साथ घूमने गई थी, ठीक है मुंबई पहुंच गई, चलो काम चल ही रहा है। लेकिन इस बीच उन सहेलियों से जो पिता है वो फ़ोन करके पूछते हैं कि बेटा बताओ हमारी बेटी कहाँ है, बेटी से बातचीत करवा दो, फ़ोन नहीं उठा रही है। सहेलियाँ कहती है कि अंकल आप किसकी बात कर रहे हो, तो हमारे साथ है ही नहीं, हम तो खुद बेंगलुरु में हैं, आपकी बेटी शायद मुंबई चली गई थी ना, तो आप उनसे पता करो।
तो पूछते कि मुंबई किसके साथ गई है, तब सहेली बताती है कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है। अब यहाँ पर बाप की स्थिति समझिए, जिसने 2 बार ये कहा कि तुम्हें उस लड़के से बातचीत नहीं करना, फोन ले लिया। जब उस बाप को पता लगता है कि बेटी सबसे छिपते छिपाते मुंबई भाग गई है उस लड़के के साथ, और ये बताकर कि मैं 5 दिन के लिए जा रही हूँ, जब वो वहां से वापस आती है, उस लड़की की जो पिटाई है पिता करते हैं, बेल्ट से मारते हैं, हाथ पैर जो चलाते हैं और कहते हैं कि तुम उस लड़की से दूर रहने की जरूरत है। अब जो लातों के भूत होते हैं बातों से कहाँ मानने वाले हैं। यहाँ पर जो लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड से दोबारा कई बार मिलना हो रहा था, तो दोबारा मिलने जाती है और कहती है कि देखो मेरी जो आज़ादी है ना वो पिताजी ने छीन ली है। वो मुझे हमेशा रोकते हैं, टोकते हैं, तुमसे बात करने के लिए मना करते हैं। मुझे घुटन हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पिंजरे के अंदर बंद हूं और मुझे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, एक कठपुतली की तरह नचाना चाह रहे हैं। अब उसकी बातों को बोल बोलकर बॉयफ्रेंड के दिमाग में इस तरीके से जहर भर दिया गया कि बॉयफ्रेंड को लगा कि जो लड़की है उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। लेकिन अत्याचार किस तरीके से हो रहा है उसका बदला लेने के लिए बेटी प्लान बनाती है। प्लान ये बनाती है कि जो पिता ने उसे इतना मारा पीटा है, बेल्ट से मारा है, हाथ पैर चलाए हैं उस पर, तो पिता को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और ज़रूरत ये कैसी ख़त्म हो सकती है, तो ये हो सकती है पिता को रास्ते से हटाकर वही पिता जिसके बदौलत तो स्कूल में पढ़ाई कर रही है, वही पिता जिसके बदौलत तो घर में खाना खा रही है, लेकिन वो इंतजार कर रही थी कि मैं अपने पिता को मौत के घाट कैसे उतारूं, क्योंकि हर वक्त घर में मम्मी और फिर छोटा भाई मौजूद रहता था। इनकी मौजूदगी में पिता के साथ कुछ करना ये कहीं से भी मुमकिन नहीं लग रहा था। फिर एक दिन उनके हाथ आता है, पता लगता है कि जो मम्मी है वो अपने छोटे भाई के साथ पुडुचेरी जा रही है किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए। अब यहां से लड़की को लगा कि ये सबसे बेहतरीन मौका है पिताजी के साथ कुछ गलत करने का। नींद में जब पिता बहुत काम करके आते हैं तो जो बेटी है वो अपने पिता के पास दूध लेके जाती है, उसमें नींद की गोलियां मिली होती हैं। पिता पीते हैं और पिता पीते ही एक गहरी नींद में सो जाते हैं। अब लड़की को लगा कि ठीक है मैंने पिताजी को तो सुला दिया है, लेकिन ये कैसे कंफर्म किया जाए कि पिताजी सोए हैं या नहीं है, दवाइयों का असर हुआ है या नहीं है। तो इसलिए वो इंतजार करती है पापा के सोने का। जैसे ही पापा बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे होते हैं, उसके बाद अपने पिता की छाती पर वो बैठती है और मुक्की पर मुक्का मारते हुए चली जाती है। और उसे लगता है कि एक बार अगर पापा ने आंख खोल दी तो मैं कहूंगी कि पापा आप ना शायद जोर से खराटे मार रहे थे इसलिए मैं आपको मार रही थी। लेकिन वो इंतजार कर रही थी कि अगर पापा ने कोई भी हरकत कर दी मैं उन्हें आज ही मौत के घाट उतार दूंगी। इसके बाद जब पिता आंख नहीं खोलते हैं, उसे विश्वास हो जाता है कि पिताजी तो सो गए हैं, पापा सो गए हैं, पापा को उठाने वाला कोई नहीं है, कोई दुनिया की ताकत पापा को नहीं उठा सकती। इसके बाद वो कई कॉल करती है। कॉल किसे करती है? अपने बॉयफ्रेंड को करती है। मैं आपको टाइम बताता हूं, लगभग 1:07 पर जो लड़की है अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। फिर 3:27 पर कॉल करती है। क्या कहती है कि आज तो मकसद पूरा हो गया है, पापा सो गए हैं, आप फटाफट घर आ जाओ, उसके बाद हम अपने प्लान बी को एक्टिव करेंगे। प्लान बी क्या है मैं बताऊंगा जरूर, आपको ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये जो मैं आपको कॉल टाइमिंग बता रहा हूं 1:07 पर, मतलब ये वो वक्त था जब पहली बार लड़की को लगा कि पापा अच्छे तरीके से सो गए हैं। अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि फटाफट आ जाओ घर पर, हमें अपना काम पूरा करना है। 3:27 पर वो दोबारा कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ रह गए, अब तक आए क्यों नहीं हो, क्योंकि इस पूरे वारदात को 2 से ढाई घंटे हो चुके थे। उसे लग रहा था कि कहीं पापा अगर नींद से जाग गए तो उससे पहले हमें काम पूरा करना पड़ेगा। फिर पुलिस के मुताबिक, मैं बार बार कह रहा हूं, पुलिस के मुताबिक 3:55 पर उनका दावा था कि जो लड़का है वो उस घर के अंदर मौजूद था। मतलब ये जो पूरी वारदात हुई है वो 4 बजे के आसपास हुई है। अब आप पूछेंगे वारदात क्या हुई है, तो वारदात ये हुई है कि लड़की और लड़के, पुलिस की थ्योरी के अकॉर्डिंग, उन्होंने एक चाकू लेकर आते हैं, चाकू भी किचन में रखे जाने वाला चाकू। उस चाकू से ये जो लड़की है बगल में खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मेरे पिता को मौत की गहरी खाई में फेंक दो, जिसके बाद वो कभी इस दुनिया से उठ ना पाए। उसके बाद वो जो लड़का है, पुलिस के मुताबिक, मैं बार बार कह रहा हूं, वो जो लड़का है जो कि 19 साल का, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, इसके दिमाग में इस तरीके से जहर घोला गया था कि वो अपने गर्लफ्रेंड के पिता को 17 बार चाकुओं से गोदता है और इंतजार करता है कि उनकी सांसें थम जाए, और सांसों को थामने के लिए वो उनका गला तक भी काट देता है। इसके बाद जो लाश थी वो वहीं पर पड़ी रहती है। इसके बाद ये जो लड़का है ये दोबारा चले जाता है और लगभग 6:30 बजे के बाद आसपास ये वापस उस घर के अंदर दाखिल होता है। अभी भी लाश वहीं पर पड़ी हुई थी। ये क्या करते हैं,
जब ये लोग मार चुके थे, 17 बार चाकू मार चुके थे, ये बॉडी को ले जाकर बाथरूम में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जो खून बह रहा था, उस खून को बहने के जो घर पे फर्श में साफ करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती, लेकिन बाथरूम में अगर ये लाश को रख देते तो जो भी खून था वो नालियों के जरिए नीचे बह जाता। इसके बाद क्या हुआ? अब जब ये चाकू मार रहे थे तो बेड पर, दीवारों पर खून की छींटे लग चुके थे, तो बारी थी इन खून की छींटों को साफ करने की, हर चीज एकदम क्लीन और परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश थी। तो दीवारों में जितने भी खून के छींटे लगे थे, इन्होंने बैठकर पोछा लगाकर हर एक खून के धब्बे को मिटाया है, साफ किया है, बेडशीट को साफ किया है, उस पिलो कवर को साफ किया है और दिखाने की कोशिश की है कि यहां पर कोई क्राइम नहीं हुआ। बॉडी अभी भी बाथरूम के अंदर रखी हुई है। इसके बाद क्या होता है? 6:30 बजे के करीब ये जो लड़का है दोबारा घर के अंदर आता है। फिर ये जो लड़की है, सोचिए इसके अंदर हिम्मत कितनी है, ये रात भर सोई नहीं है। अपने पिता को मारने के बाद ये जाती है 8:30 बजे के आसपास पेट्रोल पंप पर। उस पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल लेकर आती है 10वीं में पढ़ने वाली लड़की। ये जो 10वीं में पढ़ने वाली जो लड़की है, उसका सोचिए दिमाग किस कदर प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि 1 महीने से जो प्लानिंग कर रही थी उसे अब अंजाम में पहुंचाने का मौका आ चुका था। वो जो 3 लीटर पेट्रोल लेकर आती है, अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ढक्कन खोलो और इस पूरे बॉटल को मेरे पिता के ऊपर उड़ेल दो, उसके बाद हम प्लान सी काम करेंगे। प्लान बी था कि पिता को उठाकर बाथरूम में डालना, पेट्रोल से उन पर नहला देना। अब इसके बाद जब वो 3 लीटर जो पेट्रोल था बाथरूम में पूरा छिड़क देते हैं अच्छे तरीके से। अब शायद वो बच्चे थे या कुछ और कहें, शैतानी खोपड़ी इनकी अच्छी तरीके से काम कर रही है। जब पेट्रोल उड़ता है, आपको समझ में, अगर आप पेट्रोल कभी हाथ में लेंगे तो आपको उड़ता हुआ नजर आएगा। तो जब आप आग लगाते तो हाथ में तो आग लगेगा, हवा में भी आग लगती है। अब होता क्या है, जब 3 लीटर पेट्रोल ये लोग बाथरूम में डालते हैं तो जो बाथरूम का जो पूरा इलाका, जो रूम है, उसमें भी गैस भर जाता है। जब ये आग लगाने की कोशिश करते हैं उस बॉडी में, तो होता क्या है, आग फट से उस बाथरूम से निकलकर हल्के से बाहर, जो दोनों खड़े होकर देख रहे थे, उनके हाथ पैर में भी आग लग जाती है। इस वजह से उन्हें चोट भी आती है। इसके बाद ये दिखाने की कोशिश करते हैं, इंतजार करते हैं कि पहले बॉडी अच्छे तरीके से जल जाए, कोई सबूत ना मिले। जब आग लग रही थी तो ये अंदर ही अंदर चीखने चिल्लाने की ओवर एक्टिंग एक बदस्तूर करना शुरू कर देती है। आसपास के जो राहगीर गुजर रहे थे वो उन्होंने देखा कि इस घर की बाथरूम के अंदर से बहुत बड़ी बड़ी लपटें निकल रही हैं। अब इस तरीके से इन्होंने जितने भी जो हीटर था, जो बेसिन के आसपास, हर जगह उन्होंने जानबूझ के पेट्रोल डाला कि सब कुछ जलकर राख हो जाए। अब इसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, आग को किसी तरीके से बड़ी मशक्कत के बाद बुझाया जाता है, तो बॉडी को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस बॉडी को 17 बार चाकुओं से गोदा गया है। उसकी जो बॉडी है उसे गला काटा गया है, क्योंकि सब चीज गल गई थी। इतने बुरे तरीके से उसे जलाया गया था कि पहचान पाना ही मुश्किल हो रहा था। अब बच्चों को लगा कि पुलिस तो नादान है, हम जैसे नादान है, पुलिस भी नादान है, पुलिस कैसे पकड़ेगी, क्योंकि हमने तो परफेक्ट क्राइम कर दिया है। और क्योंकि मैं चीख रही हूं, चिल्ला रही हूं, तो पुलिस को भी लगेगा कि मैं तो नादान हूं, 10वीं की बच्ची अपने बाप को कैसे मार सकती है। इसके बाद जैसे ही पूरा केस पुलिस के हाथ में लगता है, बड़े बड़े अफसर इस पर तहकीकात करते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब पता लगता है कि जो नादान गुड़िया है, ये नादान गुड़िया नहीं, एक शैतानी और पापी गुड़िया है, जिसने अपने बाप को मारने के लिए एक बदस्तूर, एक ऐसी प्लानिंग और प्लॉटिंग की जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ चाहती थी अपने अंदरूनी और मन की खुशी, और अपने मन की खुशी को पूरी करने के लिए, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए, उसने अपने पिता को मौत के घाट उतारकर उसे जला डाला। अब इसके बाद क्या होता है, जब इस केस की हम पड़ताल कर रहे थे, हमने जानने की कोशिश की कि अभी वो लड़की कहां पर है, क्या कर रही है, तो पता यह लगा कि पुलिस ने जिस तरीके से थ्योरी दी थी कि 3:55 पर ये जो लड़का है उस घर में मौजूद था। अब लड़के के वकील ने एक दलील दी, लड़के के वकील ने यह दलील दी कि जो मेरे क्लाइंट है, जो लड़का है, जो बॉयफ्रेंड है, उसके पिता का कॉल 3:27 पर आया था और वो 6:57 तक या 6:27 तक, माफ कीजिएगा, वो उसी घर में मौजूद था। 6:27 पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर जाता है। तो इसलिए इस पूरे केस में जिस तरीके से उस पर आरोप मढ़ा गया कि उसने उसके बाप की हत्या की है, ये कहीं से भी साबित नहीं होता है। इसके बाद जो लड़की है, लड़की को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास भेजा जाता है, उसके बाद से वो तब तक जेल में है। और जो लड़का है, क्योंकि वो बालिग था, उसे सेशन कोर्ट में भेजा जाता है। सेशन कोर्ट ने 2 मई 2019 का वाकया था, 2 मई 2023 को उसे बकायदा बरी कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी ठोस सबूत, ऐसे सबूत नहीं मिल पा रहे थे जिससे साबित हो कि एक बॉयफ्रेंड ने
अपनी गर्लफ्रेंड के पिता की हत्या की है, तो इसलिए वो बरी हो चुका है। अब आप समझ चुके होंगे हम क्यों उस लड़के का नाम आपके सामने नहीं ले सकते थे। लेकिन लड़की जिस तरीके से, उसका कहना कि वो खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड से अपने पिता का मर्डर करवा रही थी, उसने अपनी आंखों से देख रहा था, हर एक चाकू के साथ उसके मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के और करीब जा रही है। तो अभी भी वो सलाखों के पीछे है, लेकिन याद रखिए वो नाबालिग है, उसे ज्यादा दिन जेल में रहना भी नहीं है, वो जल्दी बाहर आ जाएगी। तो हमने पता करने की कोशिश की कि लड़का तो नाबालिग नहीं है, लड़का तो बालिग है, तो क्या फैमिली वालों ने कोई एक्शन लेने के बारे में सोचा या नहीं। तो अब तक जो हमारी जानकारी है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसमें यह पता लगा है कि जो लड़की है, लड़की के जो घर वाले हैं, यानी जो उनकी माता जी हैं और जो भाई हैं, दोनों ने ये फैसला किया है कि वो अब इस पूरे मामले को हाई कोर्ट तक लेकर नहीं जाएंगे। जो फैसला कोर्ट की तरफ से आ गया उसे उनके लिए मान्य है, अब उस पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि जो उनकी घर की जो बिटिया है, वो बिटिया कोई नादान परी नहीं है, वो एक शैतानी और पापी गुड़िया है, जिसने अपने पिता को मौत के घाट उतारने के बाद उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश भी की है। तो फिलहाल के लिए इस डिकोडिंग क्राइम इतना है, लेकिन आपसे चलते जाते आपसे दरख्वास्त है कि जितने भी लोग इस डिकोडिंग क्राइम को देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई ऐसी स्टोरीज, इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज जो आप समझना चाहते हैं हम आप तक पहुंचाएं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप ऐसी कौन सी स्टोरीज और ऐसे कौन सी इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज आप सुनना पसंद करेंगे। तो फिलहाल देखते रहिए क्राइम तक।